नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का अध्याय 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति, जिसे हम इंग्लिश में नंबर सिस्टम कहते हैं। वैसे संख्याओं से संबंधित विभिन्न प्रकार की जो संख्याएं होती हैं उनकी सभी के बारे में जो विशेष जानकारी है इससे संबंधित एक मैंने वीडियो डाला है। आप उस वीडियो को देखेंगे तो पूर्णतः सभी संख्याओं के बारे में स्पष्ट तरीके से जान जाएंगे कि संख्याएं कितने कितने प्रकार की होती हैं और उन सभी संख्याओं को हम संख्या रेखा में कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं। हमें पहली से लेकर 12वीं तक की सभी कक्षाओं में संख्याओं के बारे में जानकारी दी जाती है। तो आइए हम जो है आज कक्षा 9वीं में संख्या रेखा से संबंधित जो भी अध्याय दिया है उसके बारे में अध्ययन करते हैं और जानते हैं कि प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं इन सभी को जो है हम संख्या रेखा पर किस प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। तो संख्याएं मुख्यतः कितने प्रकार से हो गई? वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, काल्पनिक संख्या मतलब इमेजिनरी नंबर, और एक है चर संख्या। चर संख्या को हम इंग्लिश में वेरिएबल नंबर कहते हैं। जब ये चर संख्या को अगर हम वेरिएबल बोलेंगे तो इस वास्तविक संख्या का नाम बदल जाएगा, इसे हम नॉन वेरिएबल कह सकते हैं यानी कि अचर संख्या कह सकते हैं। तो ये चर संख्या और अचर संख्या का दोनों का प्रयोग हम बीजगणित में करते हैं, यानी जब हम व्यंजक पढ़ते हैं जिसमें कि बहुपद और समीकरण के बारे में पढ़ा जाता है। अभी हम सिर्फ बात करेंगे ये जो संख्या पद्धति से संबंधित जो पहला अध्याय है कक्षा 9वीं का, इसमें हम सिर्फ बात करेंगे ये वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर के बारे में। तो ये जो रियल नंबर है ये भी मुख्यतः दो प्रकार से होता है। एक कौन सी संख्या होती है? परिमेय संख्या और दूसरी संख्या होती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को हम अगर इंग्लिश में बोलें तो ये इरेशनल नंबर कहलाती है, और ये जो परिमेय संख्या ऐसे हम इंग्लिश में बोलें तो ये रेशनल नंबर कहलाती है। अब इसके आगे हम देखें कि ये जो परिमेय संख्या है ये कौन सी संख्या कहलाती है, जैसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और ये जो p और q में दोनों यानी कि अंश बटे हर में जो दोनों ये संख्याएं लिखी है ना, ये p q का संबंध किससे होगा? i से। i यानी कि इंटीजर नंबर यानी कि पूर्णांक संख्या से। अभी इसके बारे में अपन देख लेते हैं। और ये जो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं कहलाती हैं जिसको हम अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। अब ये जो परिमेय संख्या ये दोनों p और q क्या है? पूर्णांक संख्या है, और इसमें जो ये नीचे वाला q है यानी जो नीचे की संख्या होती है ये शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। अर्थात हम परिमेय संख्या कोई भी अगर लिखते हैं तो उसके बटे में 0 नहीं होना चाहिए। ये सब पूरा डिटेल जो है अगले वीडियो में मैंने जो भी डाला है संख्या पद्धति से संबंधित नंबर सिस्टम, उसमें आपको पूर्णतः जानकारी मिलेगी। अब ये अपरिमेय संख्या क्या है? तो अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिसको हम अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो कहलाती हैं अपरिमेय संख्या। जैसे एग्जाम्पल इसमें कौन कौन सी संख्याएं आएंगी? करणी 2, करणी 3, करणी ऐसा 5, यानी ऐसी संख्याएं जिनके पूरे पूरे वर्गमूल नहीं निकलते हैं, ये कहलाती हैं अपरिमेय संख्या। इसी प्रकार से एक और आगे संख्या आएगी जैसे कि पाई, ठीक है ना। तो ये पाई और ये सब संख्याएं अपरिमेय संख्याएं क्यों हैं? क्योंकि इनके दशमलव निरूपण जो है अशांत और अनावर्ती हैं, जिनके बारे में मैंने जो है अगले वीडियो में बार बार मैं जो बोल रहा हूँ अगले वीडियो में, तो अगले वीडियो में मतलब इनका पूर्णतः डिटेल दिया गया है, बताया गया है, आप उससे अच्छे से समझ जाएंगे। और ये जो परिमेय संख्या क्या होती है जिसको हम अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं, और ये जो p और q ये क्या है? पूर्णांक संख्या यानी कि p q बिलोंग्स i, इंटीजर नंबर से इनका संबंध है। और जो नीचे q होता है ये शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। अब हम परिमेय संख्या के आगे चलते हैं। तो परिमेय संख्याएं लगभग कौन कौन सी संख्याएं आती हैं परिमेय संख्या के अंतर्गत? तो इसमें आती हैं प्राकृत संख्या, फिर इसके बाद पूर्ण संख्या, और आगे चलते हैं तो पूर्णांक संख्या। ठीक, इस परिमेय संख्या के अंतर्गत ये सभी संख्याएं आएंगी। पूर्णांक भी आएगा, पूर्ण भी आएगा और प्राकृत आएगा, ठीक है ना। इन सभी संख्याओं को हम ये पर्टिकुलर रहती हैं, लेकिन इनका हम जो है परिमेय संख्या के रूप में निरूपण कर सकते हैं। अब थोड़ी देर के लिए यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि ये सब संख्याएं कैसी हैं। तो देखिए, प्राकृत संख्या को हम n से दर्शाते हैं, नेचुरल नंबर होती है। और ये प्राकृत संख्या क्या होती है? गिनती वाली संख्या। 1 2 3 4
5 यहाँ से लेके अनंत तक की संख्याएं ये सब कहलाती हैं प्राकृत संख्या। फिर इसके बाद ये जो पूर्ण संख्या है इसे हम होल नंबर कहते हैं और इसको हम W से दर्शाते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये प्राकृत संख्या ही रहेंगी, बस इसमें 0 को शामिल कर देंगे, मतलब 0 लिखेंगे और फिर पीछे जितनी भी ये प्राकृत संख्याएं हैं इनको सबको लिख देंगे। तो ये सब क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या का समूह बन जाएगा। इसी प्रकार से ये जो पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या को हम इंटीजर नंबर कहते हैं। इंटीजर नंबर यानी कि जो अभी हमने ये P और Q बिलोंग्स I लिखा है, इंटीजर का पहला लेटर I है इसलिए हम इसको शॉर्ट में I से दर्शाते हैं। इसको Z से भी दर्शाया जा सकता है। तो ये जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं कैसी होती हैं, ऋणात्मक अनंत से लेकर धनात्मक अनंत तक की सभी संख्याएं। मतलब अगर हम बात करें तो ये ऋणात्मक इन्फिनिटी से लेके ऋण 3 है, ऋण 2 है, ऋण 1 है, 0 है, 1 2 3 4 और आगे जो है अनंत तक धनात्मक संख्या, ये सभी संख्याओं का समूह क्या कहलाएगा, पूर्णांक संख्या कहलाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि इस पूर्णांक संख्या में अगर हम इतना बस देखें तो ये प्राकृत संख्या भी है, फिर अगर हम 0 को शामिल कर लेते हैं तो ये सब पूर्ण संख्या है, और ये माइनस वाली भी संख्याएं शामिल कर लेते हैं तो ये टोटल सभी संख्याएं मिलके पूर्णांक संख्याएं बनती हैं। तो ये हैं भाई पूरी संख्याएं। इतना आपने जो है अगर समझ में आया होगा तो आराम से प्रश्नावली को हल कर सकते हो, ठीक है ना। अब थोड़ी सा मैं यहाँ पे एक संख्या रेखा बना के दिखाता हूँ। तो ये क्या है, एक संख्या रेखा है, ठीक है ना। अभी तो सिर्फ ये रेखा दिख रही है, रेखा को हम इंग्लिश में लाइन कहते हैं। और ये रेखा हमने पढ़ा है 6वीं से लेकर 7वीं 8वीं में, ये जो रेखा है ये छोटे छोटे बिंदुओं से मिलके बनती है। बिंदु का कोई बेमा नहीं होता है, यानी 0 डायमेंशन वाला होता है बिंदु। फिर जब यही बिंदुओं को हम इस प्रकार से ऐसे सीधी क्रम में रखते हैं और इन सब बिंदुओं को नजदीक नजदीक ऐसा कर दें तो हमें ये रेखा प्राप्त हो जाती है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो रेखा है ये छोटे छोटे बिंदुओं से मिलके बनी है, और यहाँ पे हम प्रत्येक बिंदु का नामकरण कर सकते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि ये जो हमारी रेखा है इस रेखा में अनंत बिंदु होते हैं, ठीक है ना। तो इस रेखा के बिल्कुल मध्य में हम जो है 0 लेते हैं, और 0 के दाएं साइड की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सब धनात्मक होती हैं, और 0 के बाएं साइड की जितनी भी संख्या होती हैं वो सब ऋणात्मक होती हैं। ये एरो बना है मतलब ये ऋणात्मक अनंत तक जाएगा, यहाँ भी एरो बना है मतलब ये धनात्मक अनंत तक जाएगा। अब इसमें संख्याएं लिख लेते हैं। तो मान लो ये 0 से यहाँ तक हम लेते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं 1, फिर इसी प्रकार से निश्चित अंतराल में हम यहाँ पे ये संख्याओं को लिखते चलेंगे और आगे अनंत तक जाएंगे, ठीक है ना। आप देखो यहाँ पे अगर 0 को नहीं देख रहे हो तो सिर्फ हमें प्राकृत संख्या दिख रही है। फिर अगर हम इन प्राकृत संख्याओं में 0 को शामिल कर देते हैं तो ये पूर्ण संख्याएं दिख रही हैं, और जब हम 0 के बाएं साइड की हम ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लेते हैं तो हमें क्या मिलती है, ऋणात्मक वाली संख्या के साथ साथ ये धनात्मक और साथ में 0, ये सभी संख्याएं टोटल कहलाती है पूर्णांक संख्याएं। अब इन्हीं पूर्णांक संख्याओं के बीच में कोई भी दो हम पूर्णांक संख्या ले लेते हैं, मान लो 1 और 2 या 2 या 3, कोई भी ऐसी दो संख्या रेगुलर लेते हैं और बोलें कि इनके बीच की परिमेय संख्याएं ज्ञात करो और अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करो। ये जो अध्याय है ऐसा ही है कि इस संख्या रेखा में कोई भी दो बिंदु ले लेता है, यानी कोई भी दो संख्या ले लेता है और बोलता है कि इनकी कोई भी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करो। तो हम ये क्लियर कर देते हैं कि ये जो संख्या रेखा है, इस संख्या रेखा को हम जानते हैं कि अनंत तक जाती है ये दोनों सिरे, लेकिन अगर 2 और 3 को भी बस हम लेते हैं, दो बिंदुओं को बस, तो इन्हीं 2 और 3 के बीच में अनंत परिमेय और अपरिमेय संख्याएं हैं। इसी प्रकार से किसी भी दो बिंदु को ले लीजिए, यानी दो संख्याओं को ले लीजिए और उनके बीच में अनंत परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को ज्ञात किया जा सकता है, जो कि हम इस अध्याय में सीखेंगे। अब देखिए, ये जो हमारी संख्या रेखा में जितनी भी संख्याएं लिखी दिख रही है ना, ये सब टोटल क्या है, ये पूर्णांक संख्याएं हैं। अब इस पूर्णांक संख्या में हम किन्हीं भी संख्या को जो है परिमेय संख्या के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि देखो, अगर हम परिमेय संख्या लिखते हैं तो परिमेय संख्या की शर्त क्या होती है, परिमेय संख्या अंश बटे हर के रूप में लिखी होना
चाहिए। मतलब ये जो p और q के रूप में लिख सकते हैं, और p q क्या होंगे, इनमें से कोई भी संख्या के मान होंगे। बस इतना ध्यान रखना है कि जो नीचे q है यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। मतलब इसको टोटल अगर फार्मूले के रूप में बताते हैं तो p अपान q के रूप में परिमेय संख्या होती है, और ये जो p और q हैं ये क्या है, p और q ये दोनों क्या हैं, पूर्णांक संख्या। मतलब ये टोटल जो भी संख्या है इनमें से कोई भी संख्या का मान p q का हो सकता है। बस ध्यान रखना है कि जो q है ये बराबर नहीं होगा, मतलब q नॉट इक्वल 0 के, मतलब q का मान बराबर नहीं होगा किसके, 0 के। नीचे 0 नहीं लिखना है। तो कुछ परिमेय संख्या लिख देते हैं इसमें। जैसे कि देखो, अगर हम लिखते हैं 1/1 तो ये क्या बन गई, परिमेय संख्या। अगर इसी को हम ऐसा लिख दें ऋण 1/1 तब भी में ये परिमेय संख्या है, ठीक है ना। अगर हम लिख दें ऋण 2/1 तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। इसी को अगर हम 2/1 लिखें तब भी में ये परिमेय संख्या है, मतलब अंश बटे हर के रूप में ये संख्याएं लिखी हैं। लेकिन अगर इसी को हम ऐसा लिखें 1/2 तो क्या कहेंगे, तब भी मैं ये परिमेय संख्या ही इनको कहेंगे, या परिमेय संख्या ही कहलाएंगी, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर हम 0/1 लिख दें, ठीक है ना, तो ये क्या है, ऊपर 0 है नीचे 1 है, तो अभी परिमेय संख्या कहलाएगा। लेकिन अगर इसको हम ऐसा लिख दें 1/0, या 1 की जगह यहाँ पे कोई भी संख्या लिख दें, नीचे 0 लिख दें, तो ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा, क्योंकि बटे में 0 जैसे आएगा किसी भी संख्या की तो इसका मान इन्फिनिटी हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो ये परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या ये कोई भी संख्या हो सकती है, 0 ऊपर होगा तब भी में चलेगा। जैसे अगर हम लिखें 22/7 तो ये है अंश की संख्या, ये है हर की संख्या, तो ये परिमेय संख्या कहलाएगी। अगर मान लो कि हम यहाँ पे लिख दें ऋण 17/5 तब भी में ये परिमेय संख्या ही कहलाएगी। सिर्फ नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें 0 नीचे है तो ये परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से अपरिमेय संख्या को तो अपन ने देख ही लिया कि ये अपरिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण अशांत और अनावर्ती होता है, इसलिए ये परिमेय संख्याओं के रूप में नहीं लिखा जा सकता, तो ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। अब इसमें जो है हम देखते हैं कि हमारी प्रश्नावली से संबंधित सवाल कौन से कैसे दिए हुए हैं, उनको जानते हैं। अब देखिए प्रश्नावली 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है ये लिखा कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक संख्या होंगे और q नॉट इक्वल 0 होगा। मतलब कि हमसे पूछ रहा है कि शून्य क्या परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन तो लिखो ही करेंगे, ऐसा है ना, पहला क्वेश्चन है, इसका हल लिखेंगे तो बोलेंगे कि शून्य एक परिमेय संख्या है क्या, तो बोलेंगे कि हाँ, ठीक है ना। यहाँ पे आंसर देना है हाँ में, और बोलना है कि शून्य एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। अब इसको शून्य को परिमेय संख्या बनाते हैं। तो देखिए हमें परिमेय संख्या का सूत्र मालूम होता है कि p/q, जिसमें कि p और q ये दोनों क्या हैं, पूर्णांक संख्या है, यानी कि इंटीजर नंबर है। इंटीजर नंबर को यहाँ लिख देते हैं अपन। इंटीजर नंबर में क्या आता है, ऋणात्मक अनंत से लेके धनात्मक अनंत तक की संख्याएं, ये सभी संख्याओं का समूह जो है ये क्या है, पूर्णांक संख्या है। इसमें हमको शून्य को बताना है कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं। तो यहाँ p की जगह हम लिख देते हैं भाई शून्य, और बटे में लिख देते हैं 1, ठीक है ना। जिसमें कि ये जो 0 और 1 है उसमें दिख रही है पूर्णांक संख्या में, मतलब कि शून्य और ये जो 1 है ये क्या है, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है ना। और यहाँ जो q है यानी कि जो बटे की जो संख्या 1 है ये क्या है, शून्य के बराबर नहीं है, ठीक। मतलब कि जो q का मान है ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है, ठीक। तो हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो शून्य है
परिमेय संख्या है। ठीक, क्योंकि शून्य की बटे में जो हमने एक लिखा है, एक किसी भी संख्या के नीचे लिखा जा सकता है। मतलब अगर हम देखें कि किसी भी संख्या में एक कहाँ कहाँ मिलता है, तो देखिए प्रत्येक संख्या में एक की उपस्थिति कहाँ कहाँ होती है। जैसे हम यहाँ पे लेते हैं 2, ठीक है ना। 2 को हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 की घात 1 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 में 1 नहीं लिखा दिख रहा है ना घात में, लेकिन हम इसके ऊपर एक घात को मानते हैं कि 2 में 1 की घात हमेशा होती है। 2 बस में नहीं, किसी भी संख्या में, प्रत्येक संख्या में एक जो है घात के रूप में उपस्थित होता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक संख्या की घात के रूप में, बटे के रूप में और गुणा के रूप में एक उपस्थित होता है। मतलब इतनी जगह एक उपस्थित मिलेगा प्रत्येक संख्या के साथ में। इसी प्रकार से हमने यहाँ पे 0 को एक परिमेय संख्या लिखा है, मतलब कि अंश बटे हर के रूप में लिखा है, जिसमें कि 0 को ऊपर लिखा और नीचे 1 लिख दिया, क्योंकि एक प्रत्येक संख्या के नीचे लिखा जा सकता है, संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अभी देखने में हमको अंश बटे हर के रूप में दिख रहा है, यानी ये सूत्र के रूप में दिख रहा है, तो हम कह सकते हैं कि शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना, ये इसका आंसर कहलाएगा। अब इसी प्रश्नावली के प्रश्न दूसरा दिया है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालना है 6 परिमेय संख्या? भैया देखो, इसके लिए साधारण तरीका है, 3 और 4 को हम लेते हैं, इनके बीच की हमको कितनी परिमेय संख्या निकालना है? 6 परिमेय संख्या निकालना है। कितनी होगी? 1 2 3 4 5, है ना। एक और निकालते हैं, मान लो ये 6। ठीक, ये हमको 6 परिमेय संख्याएं निकालना है। ठीक, मतलब कि इन्हें हम अंश बटे हर के रूप में यहाँ बीच की 6 परिमेय संख्याएं व्यक्त करना चाहते हैं, ऐसा प्रश्न में बोल रहा है। तो किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में हम कितनी भी परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। हमने अभी पहले जान ही लिया है कि किसी भी दो संख्याओं के, किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पे हमको 6 परिमेय संख्या निकालना है, तो इस पे अपन यहाँ लिखेंगे हल। और जो 6 संख्याओं के बीच में 6 संख्याएं परिमेय संख्या के रूप में निकालना है, तो इसमें हम जितना भी निकालना होता है उसमें +1 कर देते हैं। मतलब कि 6 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 मिलेगा। अब ये जो हमको 7 मिला है, इसको हम क्या करेंगे, जो हमारा 3 और 4 है, इनके अंश और हर में 7 का हम गुणा कर देंगे। ठीक, तो हम लिख सकते हैं 3 और ये 4, बीच की तो हमको 6 परिमेय संख्या निकालना ही है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं, 3 के अंश में ये जो हमने 7 निकाला है, इसका गुणा करना है और 7 का भाग देना है। इसी प्रकार से 4 में 7 का गुणा करना है और 7 का भाग देना है। ठीक, तो हमने ये भी पढ़ा है कि किसी भी संख्या में अंश और हर में एक ही प्रकार की संख्या का भाग और गुणा करने से जो है संख्या अपरिवर्तित रहती है। जैसे यहाँ लिखा है 3 × 7 बटे में 7, इसका मान तो 3 ही कहलाया, है ना। भले ये लिखा है 3 × 7 बटे में 7, क्योंकि 7 से 7 कट जाएगा तो 3 ही बचेगा। तो इसको हम, तो 3 × 7 बटे 7 जो संख्या लिखी है, इसको हम कैसा लिख देंगे? 7 या 21, मतलब कि 21 बटे में 7, और ये वाली संख्या 7 चौकी 28 बटे में 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 28 बटे में 7। इनके बीच की हमको कितनी परिमेय संख्या निकालना है? 6 निकालना है। ठीक है ना, 3 दूनी 6 संख्या निकालना है बीच की। तो यहाँ पे हमको शुरू की संख्या देख रही है 21 बटे 7 और लास्ट वाली संख्या देख रही है 28 बटे 7। 21 बटे 7 की जो आगे संख्या आएगी, कौन सी आएगी? तो ये पहले लिखते हैं 21 बटे 7, फिर आगे की संख्या हो जाएगी 22 बटे 7, 23 बटे 7, 24 बटे 7, है ना, और 25 बटे 7। कितनी संख्याएं हो गई 21 के आगे? 1 2 3 4, है ना। और आगे अभी आएगी कौन सी? 26 बटे 7 और 27 बटे 7, और ये लास्ट की संख्या को लिख देंगे अपन 28 बटे 7। ठीक, मतलब ये शुरू की संख्या 21 बटे 7 ये हो गई, और लास्ट की संख्या हो गई 28 बटे 7।
इनको तो हम काट देंगे तो 7 एकम 7, 7 21 मतलब 3 ही आएगा, और ये आ जाएगा 7 चौके 28 मतलब 4 आ गया। बाकी बीच की ये परिमेय संख्याएं आ जाएंगी, तो इनको फिर से लिख देते हैं 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ये बीच की हमने 6 परिमेय संख्याएं निकाल लिया। ठीक, तो ऐसे किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच की हमको जितनी चाहें उतनी परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि जितनी भी परिमेय संख्याएं हमको निकालना है बीच की, उसमें हमको एक जोड़ना पड़ेगा, तो जितना भी आएगा उसको हम ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है ना, मतलब 3 में हम 7 का गुणा कर देंगे यहाँ पे, और बटे में 7 का भाग कर देते हैं, और यहाँ पे 4 में 7 का गुणा करेंगे और नीचे भी 7 का भाग दे देंगे। ये जो है हम इनको आगे इस प्रकार से लिखेंगे, और यहाँ से 21/7 के आगे की जो सीरीज आएगी हमको क्लियर हो जाएगी कि 21/7 के आगे 22/7, 23/7, 24/7, जैसा मैंने ये लिखा है इस प्रकार से इसका आंसर ये आ जाएगा। तो ये जो है इसकी 6 परिमेय संख्याएं हमने निकाल लिया। अब इसी प्रश्नावली में तीसरा प्रश्न दिया है कि 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं निकालना है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है। इसमें क्या बोला है हमसे, 3/5 और 4/5 के बीच की हमको 5 परिमेय संख्याएं निकालना है। ठीक है ना, तो क्या करना है, जितनी भी परिमेय संख्या निकालना है उसमें हम +1 करते हैं। हमसे बोल रहा है कि ये 5 परिमेय संख्या निकालना है, तो 5 में 1 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, फिर ये जो 6 आया है क्या करेंगे हम, 3/5 में ऊपर भी 6 का गुणा और नीचे भी 6 का गुणा करेंगे। इसी प्रकार से 4/5 में हम ऊपर भी 6 का गुणा करेंगे और नीचे भी 6 का गुणा करते हैं। किसी भी संख्या में ऊपर नीचे अगर एक ही प्रकार की संख्या का गुणा करते हैं तो वो संख्या जो है अपरिवर्तित कहलाती है, क्योंकि अगर 6 से 6 काट देंगे तो 4/5 ही तो बचेगा, है ना। अब इसमें हम देखते हैं, इनका गुणा करते हैं तो 6 तिर का कितना मिलेगा, 18 बटे में 6 पंचे 30। इसी प्रकार से ये कितना हो जाएगा, 6 चौके 24 और बटे में 6 पंचे 30। मतलब शुरू की संख्या है हमको कितनी, 18/30, और लास्ट वाली संख्या है 24/30। तो ये 18/30 लिखा है किसका मान कहलाया, 3/5 का। इसी प्रकार से ये जो 24/30 है ये किसका मान कहलाया, 4/5 का। अब इसके बीच की हमको 5 परिमेय संख्या लिखना है, तो 18/30 के आगे कौन सी संख्या आएगी, 19/30, है ना, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ठीक, और लास्ट वाली तो है ही है 24/30। मतलब 18/30 और 24/30 के बीच में हमको कितनी परिमेय संख्या मिल गई, 1 2 3 4 5। ठीक, और ये जो 18/30 लिखा हुआ है इसको हम फिर से इसके जैसा लिख सकते हैं। मतलब किससे काटेंगे, 6 तिर का 18, 6 पंचे 30, मतलब 3/5 के रूप में लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 3/5, और फिर ये 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, और लास्ट वाली क्या है, 6 चौके 24 और 6 पंचे 30, मतलब 4/5। तो ये शुरू की संख्या 3/5, लास्ट वाली संख्या 4/5, बाकी ये बीच की जो है हमने 5 परिमेय संख्या निकाल दिया। अब जरूरी नहीं है कि जो मैंने संख्या ये निकाला है ये एकदम जो है आप लोग भी निकालो तो वो ही निकले। इसमें अगर हम दशमलव के द्वारा निकालें तो कोई और भी संख्याएं निकाल सकते हैं, मतलब रहेंगी बस 3/5 और 4/5 के बीच की परिमेय संख्या रहेंगी, मतलब उनके मान जो है इन्हीं के बीच में आएंगे। और अपन को मालूम है कि किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में ये अनंत परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो अभी तो हम बात कर रहे हैं परिमेय संख्या की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है चौथा, कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो चौथे का पहला लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर
चौथे का पहला क्या लिखा हुआ है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो पहले इसको अपन लिख लेते हैं। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पे भाई प्राकृत संख्या लिख लो। प्राकृत संख्या क्या है? 1 2 3 4 से लेके अनंत तक की संख्या, ठीक। और हम पूर्ण संख्या लिखते हैं तो पूर्ण संख्या क्या है? 0 1 2 3 4 से लेके अनंत तक की सब धन वाली संख्या है। अब इसमें क्या बोल रहा है? प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। मतलब हमको क्या करना है कि इन प्राकृत संख्याओं को, जो भी ये संख्याएं लिखी हैं, इनको देखना है इस पूर्ण संख्या में दिख रही हैं क्या। तो हम देखें ये 1 से लेके अनंत तक की संख्याएं हैं, मतलब 1 2 3 4 5 तो है ही, यानी ये पूरी प्राकृत इसमें दिख रही हैं। साथ में 0 है, तो 0 किसके लिए है? पूर्ण संख्या के लिए है। लेकिन ये जो भी प्राकृत संख्याएं हैं इस हमें पूर्ण संख्या में दिख रही हैं, तो हम कहेंगे ये वाला जो कथन है ये क्या है? सत्य होगा, यानी पहला कथन सही कहलाएगा। अब इसी में दूसरा कथन क्या लिखा हुआ है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब दूसरा कथन क्या है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसको भी अपन लिख के देख लेते हैं दूसरे कथन को। यह है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में अपन देखें कि कौन कौन सी संख्याएं आएंगी। तो पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक अनंत से लेके धनात्मक अनंत तक की संख्याएं होती हैं। ये पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक इन्फिनिटी से लेके धनात्मक इन्फिनिटी तक की सभी संख्याएं होती हैं। और पूर्ण संख्या में क्या होती हैं ये देखो। पूर्ण संख्या में होती हैं 0 1 2 3 4 से लेके धनात्मक अनंत तक की संख्याएं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक संख्या में तो ये ऋण वाली भी संख्या है, ये क्या हमें इस पूर्ण संख्या में दिख रही है क्या? नहीं दिख रही ना। मतलब हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या, ये प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती हैं, ठीक है ना। ये माइनस वाली जो संख्याएं हैं हमारे इस पूर्ण संख्या में नहीं है। मैंने यहाँ पे सॉरी 0 नहीं लिखा हुआ है, 0 ही लिखना था ऐसा, ठीक। तो ये जो पूर्णांक संख्याएं हैं इस पूर्णांक संख्या में ऋण वाली संख्याएं होती हैं जो में नहीं है। मैंने यहाँ पे सॉरी 0 नहीं लिखा हुआ है, 0 ही लिखना था ऐसा, ठीक। तो ये जो पूर्णांक संख्याएं हैं इस पूर्णांक संख्या में ऋण वाली संख्याएं होती हैं जो कि पूर्ण संख्या में नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। अर्थात दूसरा वाला जो कथन है वो असत्य होगा, ठीक। अब तीसरा कथन क्या है कि प्रत्येक परमीय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है ना। प्रत्येक परमीय संख्या पूर्ण संख्या देख लेते हैं भाई होती है कि नहीं होती है। परमीय संख्या को लिखते हैं थोड़ी सा। परमीय संख्या को हम कहते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर परमीय संख्या। परमीय संख्या क्या होती है? किसी भी संख्या को हम अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं, ठीक है ना। और ये जो कोई भी संख्या होंगी कौन सी होंगी, यानी पी और जो क्यू है ये कौन सी संख्या होंगी? पूर्णांक संख्या होंगी, ठीक है ना। और जो नीचे का क्यू होगा ये शून्य के बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये परमीय संख्या में हम कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे 1/2, 3/2, 4/5, 1/7, ये सब क्या है? परमीय संख्याएं हैं। अब हम पूर्ण संख्या देखते हैं, तो पूर्ण संख्या भी लिख लो भाई। पूर्ण संख्या क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 ऐसा है ना। अब देखो इस परमीय संख्या में ये जितनी भी ये परमीय संख्याएं हैं इनमें से कोई भी संख्याएं इसमें दिख रही हैं क्या पूर्ण संख्या में, मतलब अंश बटे हर के रूप में? कोई भी नहीं है, ठीक है ना। अगर ऐसा होता मान लो कि
2/1 लिखा होता तो ये भी तो परिमेय संख्या है। तो 2/1 मतलब हम 2 को लिख सकते हैं 2/1 के रूप में। तो ये परिमेय संख्या जो दी गई है ये परिमेय संख्या पूर्ण तो है, लेकिन ये वाली जो परिमेय संख्या है 3/2, 1/2, 4/5, 1/7, ये संख्याएं जो है कोई भी संख्याएं इस पूर्ण संख्या में नहीं दिख रही हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो तीसरा कथन है ये असत्य है, यानी कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। तो ये प्रश्नावली एंड होती है। अगर समझ में आया है तो आप लोग जो है अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिए, ठीक है। और हम इसके आगे की जो भी वीडियो प्रश्नावली है उसे हम अगले वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।